नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इजराइल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। इजराइल ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार सीरिया पर हमला बोल दिया है और अब इस हमले ऐसा है कि सीरिया के 5 सैनिक भी मारे गए हैं। कैसे अरब मुल्कों के अंदर टेंशन हाई है और युद्ध का तनाव बना हुआ है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल और सीरिया का बॉर्डर, ये इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जहां कभी भी किसी भी वक्त एक भीषण युद्ध छिड़ सकता है। इस जंग के सबसे बड़े किरदार हैं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जिन्हें दुनिया सीरिया का तानाशाह कहती है। जंग के दूसरे सबसे बड़े किरदार हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी। इस जंग का तीसरा और सबसे अहम किरदार है इजराइल, उसकी खुफिया एजेंसी और फौज। और इजराइल लगातार सीरिया के तमाम अड्डों पर हमला कर रहा है। सीरिया और ईरान की दोस्ती बहुत गहरी है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी का गठजोड़ बहुत मजबूत है और उस पर पुतिन की छत्र छाया भी है। लेकिन फिर कोई न कोई रास्ता निकालकर इजराइल सीरिया के अंदर घुसकर हमला जरूर करता है और एक बार फिर इजराइल ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। यरूशलेम से 300 किलोमीटर दूर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया है। पर हमला करके पूरा हवाई अड्डा तबाह कर दिया और दावा यह किया गया है कि इजराइल के इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के 5 सैनिक मार दिए गए हैं। इजराइल ने इतनी बड़ी जरूरत आखिर दिखाई क्यों? आखिर क्या वजह है कि इजराइल की आर्मी खतरे को नहीं, खतरे की आहट को भी खत्म कर देती है? आखिर क्यों इजराइल अपने किसी दुश्मन को कभी भी मौका नहीं देता है? इन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आखिर क्यों इजराइल ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला किया। ये ईरान का बनाया हुआ सबसे खतरनाक संगठन है। इसे कोई आतंकी ग्रुप समझना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये पूरी एक मिलिट्री है। इसका ढांचा बिल्कुल सेना के जैसा है और ये संगठन किसी देश पर आर्मी की तरह हमला करने की ताकत रखता है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन से लेकर तोपें तक मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी ताकत भी इनसे मोर्चे लेने से पहले कई बार सोचती है। दरअसल हिजबुल्लाह को ईरान का फुल सपोर्ट है। ये ईरान का ही सबसे बड़ा हथियार है और हिजबुल्लाह के हर लड़ाके की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह इजराइल को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह खत्म कर देना। और इसी काम में इस वक्त भी हिजबुल्लाह जुटा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के अड्डे इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर हैं और हिजबुल्लाह को लड़ने के लिए हथियार चाहिए। हिजबुल्लाह को हथियार ईरान मुहैया करवाता है और इसके लिए ईरान को जरूरत है एयर रूट की। ईरान अपने हथियारों का जखीरा सीरिया के एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाता है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान सीरिया के दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को यह भनक लगी कि हथियारों के साथ विमान दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाला है। इजराइल ने मिसाइल हमले कर दिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रात 9:45 पर इजराइल ने हमला किया। सीरिया के स्टेट मीडिया ने तो ये बयान दिया कि इजराइल ने दमिश्क पर मिसाइलों की बारिश कर दी,
लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने से ही पहले नष्ट कर दिया। सीरिया के पास एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ा अमला है। सीरिया की आर्मी में इसे सीरियन अरब एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। सीरिया ने रूस से कई एयर डिफेंस सिस्टम खरीद अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की है। सीरिया के पास रूस का दिया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा रूस ने सीरिया को बक M2 मिसाइल सिस्टम दिया है। यह मिसाइल सिस्टम भी काफी कारगर माना जाता है। रूस से सीरिया को अब तक 100 से ज्यादा एक्टिव एयर डिफेंस बैटरी मिल चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह एयर डिफेंस इजरायल के विमानों को रोक सकता है? इजरायल के पास लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह वर्तमान समय का सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक फाइटर जेट है, जिसकी तरंगों को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बदौलत सीरिया खुद को इजरायल के हमलों से बचा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। अगर खबरों की बात करें, आज से एक हफ्ते पहले भी जब इजरायल ने अलेप्पो और दमिश्क के हवाई अड्डों पर हमले किए, तब सीरिया की सरकार को वहां पर फ्लाइट्स की आवाजाही रोकनी पड़ी थी। 10 जून को दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजरायली हवाई हमले ने बुनियादी ढांचे और रनवे को काफी नुकसान पहुंचाया था। मुख्य रनवे तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। हमले के 2 हफ्ते बाद हवाई अड्डा खोला जा सका था। इसका मतलब साफ है कि इजरायल हमला करने में लगातार कामयाब होता रहा है। इस बार इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला किया है। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों सीरिया के सैयद जैनब क्षेत्र को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हमा शहर, मास्याफ और टार्टूस पर मिसाइलें दागी गई हैं। एक हफ्ते में ये इजराइल का दूसरा और 1 महीने के अंदर ये इजराइल का तीसरा बड़ा हमला है। पिछले हफ्ते हथियारों के एक गोदाम पर भी इजराइल ने हमला किया था। इजराइल लगातार सीरिया पर हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी सीरिया, ईरान और रूस मिलकर भी इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। इसकी वजह आखिर क्या है? दरअसल इजराइल बेहद चालाकी से रूस को पहले ही अपने प्रभाव में ले चुका है। इजराइल ने रूस के साथ एक कूटनीतिक समझ पैदा की है। जैसे कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि पिछली बार जब इजराइल ने सीरिया पर हमला करने का फैसला किया, तो पहले ही पुतिन को इस बात की सूचना दे दी कि सीरिया पर मिसाइल हमला होगा। 2011 से ही इजराइल सीरिया पर हमला करता रहा है और हर बार सीरिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायतें करता है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करके हमले कर रहा है। लेकिन अब तक यूएन इजराइल को रोक पाने में असफल साबित हुआ है। दरअसल इजराइल कभी भी अपनी आर्मी के द्वारा सीरिया पर किए गए हमलों को स्वीकार नहीं करता है। इजराइल भी रणनीतिक तरीके से खबर प्रकाशित करने से बचता है। पार ही नहीं कर। अभी इसी साल अगस्त के महीने में फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से इजराइल पर 600 रॉकेट दागे गए थे। आयरन डोम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नष्ट कर दिए थे, लेकिन 18 रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। यानी आयरन डोम इस बार 97% तक प्रभावी रहा। ये साल 2021 की तस्वीरें हैं, जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम नष्ट कर रहे थे। साल 2021 में हमास ने इजराइल पर 1500 रॉकेट दागे, लेकिन 1350 रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट कर दिए। तब आयरन डोम 90% तक प्रभावी साबित हुआ था। इजराइल की सरकार अपने एयर डिफेंस पर बहुत ध्यान देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आयरन डोम नहीं होगा तो इजराइल की हालत यूक्रेन के जैसी होगी। इजराइल और सीरिया कब से संघर्ष की मुख्य वजह है? 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। तब इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। इसके कुल 1860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर पर इजराइल का कब्जा है। सीरिया गोलान हाइट्स पर अब भी दावा ठोकता है और उसकी अहम वजह यह भी है कि यह जगह सामरिक रूप से बेहद अहम है। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इजराइल के लोग हमेशा अपनी आर्मी के साथ खड़े रहते हैं।
पर भी इस पर बयान जारी किया। בשם ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל כולה, אנחנו מרכינים ראש על מותו של רב סרן בר פלח, זכרו לברכה, גיבור ישראל, סגן מפקד סיירת הנחל, שנהרג הלילה בהיתקלות עם מחבלים, סמוך למעבר ג'למה. הוא נהרג בזמן שהוא וחייליו חותרים בגבורה למגע ומחסלים את המחבלים. यही इजराइल की ताकत है, जिसकी वजह से इजराइल को अरब रीजन में हरा पाना नामुमकिन नजर आता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर ने यह दावा किया है कि शी जिनपिंग ने 5 साल यानी कि 2027 तक ताइवान को हड़पने का मास्टर प्लान तैयार किया है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि डायरेक्ट जमीन पर जंग नहीं लड़कर ताइवान को चौतरफा घेरकर इतना तड़पाया जाए कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। क्या है चीन का ये प्लान, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शी जिनपिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक। ताइवान को कब्जाने का मास्टर प्लान। जंग से नहीं, डर दिखाकर जीतेंगे ताइवान। दो 2027 तक ताइवान पर चीन का नियंत्रण। कहां बारूद, बम, गोले और मिसाइल, कहां अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखा तो हिम्मत जवाब देती दिखी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान को कब्जाने का सपना लगता है पूरा नहीं होने वाला। तारीख पर तारीख, एक मिलिट्री ड्रिल के बाद दूसरी मिलिट्री ड्रिल। लेकिन नंबर तक 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो जाए। एजेंसी अभी भी मानती है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बलपूर्वक कब्जे की क्षमता चाहते हैं। मतलब शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो सैनिक तरीकों का इस्तेमाल भी नहीं करें और ताइवान उनका हो भी जाए। सवाल है, शी जिनपिंग का ताइवान को लेकर युद्ध का स्टैंड क्या अचानक बदल गया? अमेरिकी नेताओं के ताइवान पहुंचने पर जो धमकियां चीन ने दी, क्या उनका मकसद सिर्फ डराना था? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही चीन है जिसने ताइवान स्ट्रेट से लेकर दक्षिण प्रशांत महासागर तक में अपना युद्धोन्माद दिखाकर खौफ का ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जैसे किसी भी पल ड्रैगन की मिसाइल ताइपे को झुलसा दे। लेकिन अब ये रिपोर्ट कि चीन 2027 तक यानी 5 सालों बाद का प्लान बना रहा है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन 5 सालों में ऐसे ही वॉर एक्सरसाइज करता रहेगा? सवाल है, क्या अमेरिका से मिल रहे ताइवान को हथियारों का जखीरा देखने के बाद शी जिनपिंग डर गए? क्योंकि कुछ के बाद चीन और ताइवान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। असल में दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि ताइवान के रास्ते चीन दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है, उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्रांस, जर्मनी,
ऑस्ट्रेलिया भी अब चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ताइवान के बहाने चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। लेकिन बावजूद इसके चीन की डराने वाली सारी चालें फेल हो गईं। 2 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ताइवान में पहुंचने वाले अमेरिका के नेताओं का रेला लग गया। ताइवान ने चीन की धमकियों को चिंदी चिंदी कर बिखेर दिया है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी आई और महफूज गई भी। 12 दिनों बाद 14 अगस्त को अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। 25 को सीनेटर ब्लैक ताइवान पहुंचे। 21 अगस्त को एरिज़ोना गवर्नर पहुंचे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि चीन युद्ध नहीं चाहता, बल्कि ताइवान की कमर तोड़ उसे खुद में समा लेना चाहता है। असल में चीन कुछ भी नहीं कर सका। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो गई। चीन के जेट फाइटर्स की उड़ान, पानी के जहाजों की चीन की ताकत, उसकी मिसाइलों की मांग, चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में और ही मुंह गिर पड़ा। चीन फसादी देश है और कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। लिहाजा चीन को हमेशा दूसरे देशों की एक्सरसाइज और सांगठनिक गठजोड़ की चिंता सताती रहती है। हालांकि चीन के एक और स्टैंड को भूलना नहीं चाहिए, जो वो बार बार कहता रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान को मेनलैंड चाइना में जोड़ना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका का वो क्या करे जो हथियारों से ताइवान को बांट रहा है, और तो और अपने नेतृत्व में नेटो देशों को भी चीन के खिलाफ भड़का रहा है। दो घटनाएं, स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और ताइवान को अगस्त से सितंबर तक कुल 700 करोड़ अरब डॉलर का हथियार। चीन सन्नाटे में है। बाइडेन साफ लहजे में कह रहे हैं कि चीन को हम ताइवान में जाने से रोकेंगे। शी जिनपिंग अपने शासन के उस दौर में है जहां जनता को कुछ बड़ा दिखाना है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी 16 अक्टूबर को 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल होगा। इस तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग देश के सबसे ताकतवर इंसान रहेंगे और उनके पास 2 सबसे शक्तिशाली पद, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का पद बरकरार रह सकता है। शायद शी जिनपिंग जैसे माहिर नेता इसी की ताक में है कि अगर ताइवान कब्जाने के दौरान यूक्रेन में जैसा हाल रूस का हुआ वैसा चीन का ना हो, ताइवान पर हमले के दौरान विरोध का एक सुर भी चीन में ना उठे, और उसके लिए जरूरी है उनकी शक्ति में इजाफा। शायद ये बड़ी वजह है कि ताइवान को डराने धमकाने के बावजूद शी जिनपिंग ने ताइवान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये एक तथ्य है कि चीन की शक्ति के सामने ताइवान दिन, महीने, हफ्ते नहीं कुछ घंटों तक ही टिक सकता है। ये बात दीगर है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ा क्योंकि ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने पावर दिया, अमेरिकी सैनिक नहीं। पहले शी जिनपिंग को लेकर पार्टी के अंदर विरोध की बहुत सी खबरें आई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसको दबा दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि घरेलू और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहे चीन में शी जिनपिंग ने अपराजयीय ताकत हासिल कर ली है, जिसका असर आने वाले समय में उनकी नीतियों में भी नजर आएगा। वो तानाशाह जैसे फैसले ले सकते हैं, जिसका आरोप पुतिन पर भी है। इस बीच अमेरिका सीना ताने खड़ा है। ताइवान का जो समर्थन मिल रहा है उससे शी जिनपिंग की खींच बढ़ती जा रही है। पिछले 1.5 महीने में ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ईस्ट सी मिलिट्री ड्रिल की छड़ी लगा दी।
लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा। न इससे ताइवान डरा, न अमेरिका की सेहत पर असर पड़ा। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने ताइवान को हड़पने का 5 साल का मास्टर प्लान तैयार किया है। अब हम पुतिन के उस दुश्मन को दिखाने जा रहे हैं जिस पर मेड इन अमेरिका की मुहर लगी हुई है। वो इतना प्रलयंकारी है कि दुनिया उसे उड़ता टैंक कहती है। पुतिन को डराने के लिए ये 1 या 2 नहीं है, ना ही 10-20 हैं, बल्कि पूरे के पूरे 96 खरीदे जा रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क ने पुतिन से खून का बदला खून वाली बहुत घातक तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन ने इस उड़ते हुए टैंक को मार गिराने का क्या तरीका निकाला है। इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है। इस मूवमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। इतने बड़े तादाद में अपाचे हेलीकॉप्टर कहां जाने की तैयारी में है? क्या ये किसी बहुत बड़ी जंग में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हां, तो इनके टारगेट पर कौन सा देश है? ये किस देश के लिए हथियार बनने को तैयार है? इन हेलीकॉप्टरों से कहां हमला करने का प्लान है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको इन सभी सनसनीखेज सवालों के सीक्रेट जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अपाचे हेलीकॉप्टरों का ये मूवमेंट पुतिन के खौफ का आफ्टर इफेक्ट है। इस बारूदी डील के लिए पुतिन और शी जिनपिंग की युद्ध वाली सांठगांठ जिम्मेदार है। इनकी डिलीवरी अमेरिका से होने वाली है। सिर्फ 1, 2 या 10-20 की तादाद में नहीं, बल्कि 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की एक साथ डिलीवरी होने वाली है। अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने वाला मुल्क है पोलैंड। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। आखिर पोलैंड ने एक साथ इतने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला क्यों किया है? यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क पोलैंड जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, या फिर हमले से खुद को बचाने के लिए कमर कस ली है? क्योंकि इस डील के पूरा होने के बाद अमेरिका के बाद पोलैंड सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। पोलैंड का यह फैसला इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। अमेरिका के मशहूर फॉक्स न्यूज ने पोलैंड के इस ऑर्डर को बड़े-बड़े शब्दों में छापा है। द नेशनल इंटरेस्ट ने अपने हेडलाइन में सवाल उठाया है, आखिर पोलैंड अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों का इतना बड़ा बेड़ा क्यों चाहता है? जवाब है, पोलैंड को लेकर पुतिन का गुस्सा हाई है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन, जो रूस के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। इसलिए रूस पोलैंड को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। इसलिए रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है। Mr. President, is this a turning point in the war in Ukraine? The question is unanswerable right now. It's hard to tell. It's clear the Ukrainians have made significant progress. I think it's going to be a long haul. सवाल है, क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आने वाला है, जहां के रास्ते अमेरिका और नेटो देश ज़ेलेंस्की को नए-नए हथियार पहुंचा रहे हैं। हथियारों
रेड लाइन को पार करने जैसा होगा और इसे रूस अपने खिलाफ जंग की तरह मानेगा। यही वजह है कि रूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड लगातार हथियार खरीद रहा है। पोलैंड पहले से ही अमेरिका को 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दिया। क्योंकि पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसे रूस से लगातार हमले की धमकियां मिल रही हैं। पुतिन से निपटने के लिए पोलैंड अपनी तरफ से पहले तैयार रहना चाहता है। यही वजह है कि अब पोलैंड एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर 49 फीट लंबा होता है। यह हेलीकॉप्टर 261 किलोमीटर की हाई स्पीड से उड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद यह 1900 किलोमीटर उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर इतना तेज है कि 1 मिनट में ही 2415 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। सिर्फ यही नहीं, उड़ते हुए अपाचे हेलीकॉप्टर को ड्रोन भी बनाया जा सकता है। इसका वजन करीब 5352 किलोग्राम होता है, जो हथियारों से लैस होने पर 10,000 किलो तक बढ़ जाता है। दुश्मनों पर तबाही मचाने में ये इतना माहिर है कि इसे उड़ता टैंक भी कहा जाता है। दरअसल पोलैंड रूस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता जिससे पुतिन की सेना उस पर हावी हो जाए। इसलिए पोलैंड नई तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर से लेकर तोपखाने और टैंक खरीद रहा है। पोलैंड ने जीडीपी के मुकाबले रक्षा खर्च को 2.4% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया है। साथ ही सैनिकों की संख्या 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने वाला है।